ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश और मणिपुर विधानसभा चुनाव की गतिविधियों पर क्षेत्रीय संवाददाताओं के साथ आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के विधानसभा चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। दूसरी तरफ अगर उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर की बात करें तो वहां पहले चरण के लिए सोमवार को मतदान होना है। दोनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार चरम पर है। क्या है वहां पर ताजा हाल, इसको जानने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी और मणिपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़ रहे हैं जे थॉकचौम। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सुशील जी, ये बताइए कि यहाँ पर जहाँ बीजेपी 2017 वाला प्रदर्शन दोहराना चाहेगी, वहीं सपा और बसपा की कोशिश है कि 2012 में उन्होंने यहाँ पर जैसा प्रदर्शन किया था वो दोहराएं और सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करें। क्या हालात देख रहे हैं आप? देखिए, चुनाव प्रचार इन 61 सीटों पर समाप्त हो गया जहां 5वें चरण में मतदान होना है। और अगर आप जैसे राजनीतिक शब्दावली में अगर क्रिकेट के साथ उसका संगम कर दें तो अब स्लॉग ओवर्स की शुरुआत होने जा रही है। पावर प्ले शुरू हो गया है और आगे के 3 पावर प्ले जो है वो जबरदस्त होंगे और ये मोमेंटम डिसाइड करेगा कि किस पार्टी की सरकार बनेगी और उसकी सीटों की कितनी बढ़त मिलेगी। तो ये दौर बहुत अहम है। इस दौर में आपको जहां तराई और पूर्वांचल से सटे हुए, मतलब अब लड़ाई पूर्वांचल के द्वार पर है। चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थल है, प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थल है, अयोध्या जैसे धार्मिक स्थल है जहां राम मंदिर के निर्माण कार्य के शुरू होने के बाद पहली बार ये पहला बड़ा चुनाव होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चरण का चुनाव और सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं। हमको ध्यान है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और बहुत सारे जो किले कहे जाते थे वो सब किले उड़ गए। लेकिन समाजवादी पार्टी को अगर 2012 में सरकार बनी थी तो उस दौर में भी यहाँ अच्छी सीटें मिली थी। तो सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। कांग्रेस का भी एक तरीके से आप देखें तो जो गढ़ माना जाता रहा अमेठी, हालांकि पिछली बार राहुल गांधी वहां से हार गए, लेकिन तब भी उनके लिए भी एक लिटमस टेस्ट है कि क्या उनकी लोकप्रियता अभी बची हुई है, बरकरार है इन क्षेत्रों में। और बहुजन समाज पार्टी के वोटर भी पर्याप्त संख्या में इस क्षेत्र में है। तो इस क्षेत्र में दागी भी है, बहुत सारे आपराधिक प्रवृत्ति के कैंडिडेट भी हैं, बागी भी हैं, बहुत सारे जिन्होंने अपनी पार्टियों से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो सभी प्रकार के जिसे कहा जाए कि उम्मीदवार हैं। बड़ा ही विस्तृत और मिश्रित दोनों तरीके का ये 5वां चरण है और बहुत ही महत्वपूर्ण। सुशील जी, जैसा कि आपने कहा कि कई धार्मिक स्थलों पर भी 5वें चरण के दौरान वोट डाले जाएंगे, तो प्रचार का एजेंडा क्या रहा है इस 5वें चरण की? अगर हम विशेष तौर पर बात करें, अयोध्या में भी चुनाव होना है, प्रयागराज में भी चुनाव होना है। एक तरफ बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, खासकर 5वें चरण में, और विपक्षी दलों का क्या एजेंडा रहा? देखिए, एजेंडे की बात समझिए कि जहां पहले चरण के चुनाव में खेतों के मालिक यानी किसान जो हैं और खेतों में काम करने वाले वो बड़ा मुद्दा थे, अब खेतों में जो अवैध घुसपैठी हैं यानी कि सांड, वो बहुत बड़ा मुद्दा है इस पूरे क्षेत्र में। प्रधानमंत्री ने बहराइच में इस बात के लिए एक संकेत भी दिया अपनी रैली में कि वो इस पर आगे सोचेंगे, उनके पार्टी भी सोचेगी। तो सांड और जो पशुओं की वजह से नुकसान हो रहा है इस बेल्ट में, वो काफी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि अयोध्या और प्रयागराज में जो कुंभ का आयोजन हुआ, उन सब के जो उपलब्धियों के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसका जिक्र कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं उसके इलाके से गुजरता है। तो विकास एक मुद्दा है। कानून व्यवस्था हम जानते हैं कि पूरे जो चुनाव प्रचार है वो इसी के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार युवाओं की बेरोजगारी, जो खेतों की सुरक्षा को लेकर के किसान परेशान है, उसका मुद्दा उसने उठाया है। और अयोध्या में निर्माण कार्य की वजह से जो कुछ स्थानीय तौर पर असंतोष है उसको भी इनकैश कराने की पार्टी कोशिश कर रही है। आप देखिए कि अयोध्या में सभी बड़े नेता पहुंच चुके हैं। केजरीवाल आ चुके हैं, संजय सिंह वहां आ चुके हैं, सतीश मिश्रा ने वहां पर भाजपा के समर्थन में रैली रखी है। अयोध्या भी एक फोकल प्वाइंट है इस पूरे चुनाव प्रचार का। सुशील जी, जैसा कि आपने कहा कि अब स्लॉग ओवर शुरू हो गया है यूपी इलेक्शन का, तो मोमेंटम किस तरफ आप देख रहे हैं? और इन स्लॉग ओवर्स के जो मालिक हैं यानी आम मतदाता, उनके जहन में क्या चल रहा है? ग्राउंड जीरो पर जब आप लोगों से मिल रहे हैं तो वोटर्स का मूड क्या है? देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आपको आखिरी तारीख तक नहीं पता चलता है कि वोटर किसके पक्ष में जा रहा है। वोटर बहुत ही शांत है, वो गंभीरता से उन सभी मुद्दों पर चर्चा कर रहा है, उन मुद्दों पर मनन कर रहा है जो उसके सामने है। पार्टियां अपनी ओर से तमाम कोशिश कर लें, लेकिन कहीं भी आपको मतदाता ये खुल के नहीं बताएगा कि वो किसकी सरकार लाने का प्रयास कर रहा है या कौन जीतने जा रहा है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतने जा रहा है।
उसका पता 10 मार्च को ही चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि उसे मतदाता को इस बात का इल्म है, इस बात का ज्ञान है, इस बात का भान है कि उसके आसपास कौन से मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर कौन सी पार्टी कैसा काम करेगी। तो लिहाजा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इस चरण का चुनाव और हमें 10 तारीख को बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे मिलेंगे। अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने 5वें चरण के लिए क्या क्या तैयारी की है? देखिए, लगभग 26,000 पोलिंग बूथ हैं इस क्षेत्र में और उसमें से बहुत सारे क्रिटिकल भी हैं और संवेदनशील एरिया भी हैं। उनकी सुरक्षा जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चित्रकूट के आसपास के इलाका कुछ वन्य क्षेत्र भी है, ऐसा क्षेत्र है जो पहले से संवेदनशील माना जाता रहा है, तो वहां की भी सुरक्षा जो है वो खास तौर पर की जा रही है। अब चूंकि बहुत सारा कोविड का भी एक खतरा कम हो गया है, हालांकि अपनी ओर से चुनाव आयोग ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जो सभी इंतजाम पहले चरण से शुरू हुए थे पोलिंग बूथ पर, वो सभी इंतजाम मौजूद हैं। लेकिन लोगों का उत्साह थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए। मौसम भी ठीक है और कोरोना का खतरा भी कम हो गया है, तो हमें उम्मीद है कि अच्छा मतदान देखो। अब हम चलते हैं मणिपुर, जहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं आकाशवाणी संवाददाता जेजे थॉकचौम। जेजे, आपसे ये समझना चाहेंगे कि वहां भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने दम पर यानी बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ रही है, और मणिपुर का जो क्षेत्र है वो पहाड़ और घाटी 2 वर्गों में मुख्य रूप से बटा हुआ है। बीजेपी के लिए कितना मुश्किल हो रहा है या यूं कहें कि कितना चैलेंजिंग है दोनों जगहों पर अच्छा प्रदर्शन करना, क्योंकि दोनों जगहों पर बेहतर प्रदर्शन करने के बाद ही वो सरकार बनाने की स्थिति में होगी? आनंद जी, नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा मणिपुर में एक प्रमुख राजनीतिक दल बन गए हैं। यहाँ सही है कि घाटी के इलाकों में बीजेपी का दबदबा ज्यादा है, लेकिन मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में भी बीजेपी का प्रभाव है। मणिपुर में पिछले आम चुनाव में पहाड़ी इलाकों से बीजेपी के 4 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी और मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अपने 5 साल के कार्यकाल में पहाड़ियों और घाटी के बीच की खाई को पाटने में सक्षम है। इसलिए इस बार भाजपा पहाड़ी लोगों का विश्वास हासिल करने में सफल रही है और वे पहाड़ी जिलों में चुनाव प्रचार में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बीजेपी ने इस बार पहाड़ी जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कई बड़े नेता इस बार बीजेपी की टिकट के पीछे भागे थे। यहाँ मणिपुर में भाजपा की लोकप्रियता की दर्शाता है। और दूसरी ओर भाजपा ने पिछले चुनावों में 21 सीटें जीती हैं और गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था। एनपीपी और एनपीएफ के 4 विधायक, तृणमूल और एलजेपी के एक उम्मीदवार और एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन किया था। तो आनंद जी, पिछले 5 सालों के दौरान बीजेपी और एनपीपी के बीच गलतफहमी की कई घटनाएं हुई थी और गठबंधन सरकार कई बार दांव पर पड़े थे। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी ने बिना किसी चुनाव पूर्व गठबंधन के आगामी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जेजे, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो विपक्षी दल हैं उनका क्या एजेंडा है, वो किन मुद्दों पर चुनाव वहां पर लड़ रहे हैं? आनंद जी, मणिपुर में आगामी चुनावों में विपक्षी दल कांग्रेस भी कमजोर पार्टी नहीं है। मणिपुर में पिछले आम चुनाव में उन्हें 28 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस पार्टी ने 5 अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया है। उन्होंने इसे मणिपुर प्रोग्रेसिव सेकुलर अलायंस कहा। इस गठबंधन ने आगामी चुनावों में 55 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। उम्मीदवार 53 कांग्रेस के टिकट पर है, जबकि 2 सीपीआई के उम्मीदवार हैं। वे मणिपुर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रचार कर रहे हैं। कुछ इनमें से बेरोजगारी, सीमा मुद्दे, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल है। वे मणिपुर में विकास परियोजनाओं को नहीं लेने के लिए भाजपा सरकार का भी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार केवल उस परियोजना का उद्घाटन करती है जो कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू की गई थी। और सबसे अंत में जो मणिपुर के वोटर्स हैं उनका मूड क्या है, क्योंकि आप इस पूरे चुनाव को विस्तृत रूप से कवर कर रहे हैं, आप जहां जहां भी जा रहे हैं, वोटर्स के मन में क्या चल रहा है? आनंद जी, मणिपुरी चुनावों में बहुत सहभागी है। पिछले चुनावों में 10 मतदान प्रतिशत इसके गवाह है। इसके अलावा आम चुनाव 5 साल के बाद होते हैं। यहाँ हमारे प्रतिनिधि को चुनने का सही समय है जो विधानसभा में हमारे मुद्दों को उठा सकता है। इसलिए मतदाता अब अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए तैयार है। मणिपुर के हालात को देखते हुए आगामी चुनावों में भारी मतदान का उम्मीद है। 1 लाख से अधिक नए मतदाता हैं और वे भी अहम भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा मणिपुर में महिला मतदाता पुरुष मतदाता से अधिक है, इसलिए ये मतदाता पढ़े लिखे हैं और मुझे लगता है कि वे सही उम्मीदवार चुनेंगे।
तो ये थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी और मणिपुर से हमारे साथ जुड़े थे जे थोकचौम। दोनों ही हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं दोनों राज्यों में। उत्तर प्रदेश में कल मतदान होना है। देखना है कि चुनाव आयोग की तैयारियों को देखते हुए बड़ी से बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर जाते हैं या नहीं। अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश और मणिपुर विधानसभा चुनाव की गतिविधियों पर क्षेत्रीय संवाददाताओं के साथ आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।